नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ मंटो की एक क्लासिक साहित्य, हमारे भारतीय साहित्य की क्लासिक कहानी टोबा टेक सिंह। आप सब लोगों ने इस कहानी को, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोगों ने इस कहानी को पढ़ा होगा, सुना होगा, कई कई बार सुना और पढ़ा होगा। अमरजीत जी नमस्ते। और लेकिन मैंने ये कहानी लगभग 5-6 दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इस बार ये कहानी सुनाऊंगी और अपने उस टेक से अलग हटूंगी कि एक अलग ढंग की कहानी कोई सुनाऊंगी मंटो की। उसमें कारण है इस समाज में जो विद्वेष फैल गया है, जो अजीब से किस्म की जो हिंसा फैल गई है। लोग कहेंगे कि वो पागलपन है। नहीं, मैं उसको पागलपन नहीं कहती। वो वहशीपन है जो बहुत सारे लोगों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। आखिर पागल समाज में बनते कैसे हैं, कैसे हो जाते हैं कई लोग पागल, कैसे कैसे हो जाता है एक पूरा का पूरा इतना समाज वहशी हो जाता है। 1947 में क्या हुआ था, क्यों हमारा देश टूटा था? और उस समय जिस कहानी को मंटो ने लिखा, इसमें पहले ही शुरू है कि 2-3 साल बाद डिसाइड किया हुकूमतों ने कि हुकूमतों ने डिसाइड किया कि वो पागलों का की अदला बदली करेंगे। यानी ये कहानी लगभग 1950 की कहानी है। इस कहानी को लिखते समय मंटो को कैसा दर्द हुआ होगा, उनको कैसा लगा होगा कि पूरा देश गोया टोबा टेक सिंह है। वह जगह जो हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है, और जाने हिंदुस्तान पाकिस्तान रहेंगे भी कि नहीं, यह भी बात इसमें कही गई है। कहानी को बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग, चाहे तो 1-2 बारी और सुनिए या पढ़िएगा आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद, क्योंकि ये कहानी 1949-50 की कहानी नहीं है। ये मुझे 2021 की कहानी लग रही है। और आप लोग सुनेंगे तो पाएंगे कि हाँ, ये कहानी गोया इस समय घट रही है। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान। कहानी का नाम है टोबा टेक सिंह क्लासिक। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी यानी सामाजिक कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। कैदी अदला बदली किए गए तो पागलों का भी होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों यानी दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिल आखिरकार पागलों के तबादले के लिए एक दिन मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए गए। बाकी जो बच्चे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान से चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चिमगोइयां होने लगी, यानी गपशप होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, कोई रसाला, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौरव फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। आज कोई ये कहानी लिख सकता है? जरा बताइए। ना पाकिस्तान में आप ऐसी कहानी की कल्पना कर सकते हैं, ना भारत में, कि एक ऐसी जगह जहां उस्तरे बनते हैं। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, हिंदुस्तान माने, इनके लिए हिंदुस्तान क्या है? इनके लिए हिंदुस्तान भारत नहीं है,
इनके लिए हिंदुस्तान है उत्तर प्रदेश वगैरह की, जहां पर हिंदी बोली जाती है। बोलते हमें तो नहीं आती वहां की बोली, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़ी शैतानी आकड़ फाकड़ करते फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। इस तरह से बुलंद किया कि फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। पाकिस्तान का नारा बुलंद करने वाले लोगों की हालत जरा देख लीजिए। बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे, उनमें अक्सरियत यानी आमतौर से बहुतायत से ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर पागलखाने भिजवा दिया था कि वह फांसी के फंदे से बच जाएं। यह पागल कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकियात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ पता न चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे, जिनकी गुफ्तगू से वह कोई नतीजा बरामद ही नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्नाह है, जिसको कायदे आजम भी कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यह कहाँ है, इसका महल्ले वकू यानी इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके मुतालिक वह कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि वह पागल, जिनका दिमाग पूरी तरह से माऊफ नहीं हुआ था यानी कि पूरी तरह से बिगड़ा नहीं था, इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर पाकिस्तान में है तो यह कैसे हो सकता है कि वह कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में रहते थे। बड़ी मुश्किल थी। एक पागल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि वह ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते वह एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहने पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतरने को कहा तो और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं, न पाकिस्तान में, मैं तो इसी दरख्त पर रहूंगा। बड़ी देर के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वह उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर ने, जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग, बाग की एक खास रविश, एक पतली पगडंडी पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, उसके लिए तो यह तब्दीली बहुत ही मुश्किल हो गई और उसने अपने तमाम कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चियोट के एक मोटे मुसलमान ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मर्तबा नहाया करता था, यकलख्त अचानक ही उसने अपनी यह आदत तर्क कर दी, यानी 15-16 दफे जो नहाता था उसने नहाना ही छोड़ दिया। उसका नाम मोहम्मद अली था। 15-16 दफे नहाता था, मुस्लिम लीग का था, उसने नहाना ही छोड़ दिया। उसका नाम क्या था? मोहम्मद अली। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। इससे पहले कि खून खराबा हो जाए, दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। अमृतसर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत थी जिसने उसे ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वह उस लड़की को भुला नहीं पाया था। वह उन तमाम हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देने लगा जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई
तो उस वकील को कई पागलों ने समझाया था कि वह दिल बुरा न करे, उसे हिंदुस्तान भेज दिया गया था जाएगा क्योंकि वह हिंदू है, उसी हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वह लाहौर छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी, लाहौर में बहुत चलेगी। वकील जो था, यूरोपियन वार्ड के 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बड़ा सदमा हुआ। वह छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते थे कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाटी तो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि मजबूरी में तो नहीं खानी पड़ेगी उसने चपाटी। एक सिख था जिसे पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो गए थे। हर वक्त उसकी जुबान से यह अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। जरा सुने हम भी भाई, क्या है? ओपड़ दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। ओपड़ दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। सरदार था, आप जानते हैं सरदारों को मूंग की दाल कितनी नापसंद होती है। और मुझे तो लगा वो ओपड़ दरअसल हुक्के को कह रहा, हुक्कड़, हुक्कड़ दी गड़गड़, उसको उसने समझ लिया ओपड़ उसका नाम। ओपड़ दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। वह दिन को सोता न था और रात को भी नहीं सोता था। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वह एक लहजे के लिए भी नहीं सोया था। यहां पर वैसे शब्द होना चाहिए था लम्हे, मुझे लग रहा है कि गलत, प्रूफ की गलती है। वह लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे और पिंडलियां भी फूल गई थी। मगर जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वह लेट कर आराम नहीं करता था, खड़ा रहता था बेचारा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वह बड़े गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वह बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओपड़ दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक्सिंग गवर्नमेंट ने ले ली और दूसरे पागलों से उसने पूछना शुरू किया ये टोबा टेक्सिंग का है। असल में वो वहां का रहने वाला था। किसी को भी नहीं मालूम था कि टोबा टेक्सिंग पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वह खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, अब सुना है पाकिस्तान में। क्या पता है कि लाहौर आज पाकिस्तान में, कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से ही गायब हो जाए। बड़ी मुश्किल। इस सिख पागल के केश छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूंकि वह बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बायस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेजरर था, यानी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता था, कोई तकलीफ नहीं देता था किसी को। 15 बरसों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद किया ही नहीं था। पागल खाने में के जो पुराने मुलाजिम थे वह उसके मुताल्लिक इतना जानते थे कि टोबा टेक्सिंग में उसकी कई जमीनें थीं। अच्छा खासा पिता पर जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। दिमाग उलटने के पारिवारिक कारण नहीं होते, कभी कभी वो समाज और देश के कारणों में भी छिपे रहते हैं। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांधकर लाए और पागल खाने में दाखिल करा दिया। महीने में एक बार मुलाकात के लिए यह लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक यह सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना बंद ही हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक्सिंग कहते थे। उसको यह कतन मालूम नहीं था कि यह कौन सा दिन है, कौन सा महीने है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीजों अकारिब उससे मिलने के लिए आने के करीब होते
तो उसे अपने आप पता चल जाता। चुनांचे वह दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और बालों में तेल लगाकर कंघा करता। अपने वह कपड़े जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वह उससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता। कभी कभार औपड़ दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 सालों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वह बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब उसे इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती चली गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ ही बंद हो गई जो उसे उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वह लोग आए जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे, उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वहाँ आए तो उनसे पूछे कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। वह उसे यकीनन बता देंगे कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। उसका ख्याल था कि वह टोबा टेक सिंह ही से आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक ऐसा पागल भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज बिशन सिंह ने पूछा टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्बे आदत कहकहा लगाया और कहा वह पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया है। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वह हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर खुदा बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे और भी बेशुमार काम थे। एक दिन तंग आकर बिशन सिंह खुदा पर बरस पड़ा। औपड़ दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी वाहे गुरु जी दा खालसा एंड वाहे दी गुरु जी दी फतेह। इसका शायद मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर समझ जाते मेरी बात। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह एक मुसलमान जो बिशन सिंह का दोस्त था मुलाकात के लिए आया। मुसलमान दोस्त पहले कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया, फिर वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। यह तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजल दीन है। बिशन सिंह ने फजल दीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजल दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिल लूं, मगर फुर्सत ही ना मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए हैं। मुझसे जितनी हो सकी मदद मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, कहते कहते वह रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर, फजल सिंह ने कुछ रुक रुक कर कहा, हाँ वह भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजल दीन ने फिर कहना शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई बधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना कि फजल दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे उसमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी क्या कट्टी हुई थी, पर वह 6 दिन के होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और मैं ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरौंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरौंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजल सिंह से पूछा, टोबा टेक सिंह का है? फजल सिंह ने कदरे हैरत से कहा,
कहाँ है? वहीं है जहां था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है कि हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं 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 नहीं, शायद पाकिस्तान में है। नहीं फजलुद्दीन बौखला गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। पड़दी गड़गड़ती अनेक दिवे ध्यान आदि मूंग दी दाल आव दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान आव दी दुर फट्टे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फेहरिस्तें पहुंच चुकी थीं और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो गया था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लॉरियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई। मुत्तालिका अफसर भी हमराह थे। बागा यानी अपना वो जो बागा है, बागा के बॉर्डर पर तरफैन यानी दोनों तरफ के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तिदाई यानी शुरुआती कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने को पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वे इधर उधर भाग खड़े होते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते थे, वो उनको फाड़ कर फिर नंगे हो जाते थे। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, कुछ आपस में झगड़ रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरो गोशा यानी शोर शराबा तो अलग ही था, और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत पर दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहां फेंका जा रहा है। वह चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मर्तबा तो फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को यह नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और बागा के उस पार का मुताल्लिक अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में है कि हिंदुस्तान में? मुताल्लिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मंदार साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से एकदम इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऑपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल टोबा टेक सिंह ऑफ पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया है तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वह न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वह दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब कोई ताकत उसे हिला न सकेगी। आदमी चूंकि बेतरर था, यानी किसी के लिए मुश्किल नहीं खड़ी करता था, इसलिए उससे मजीद जबरदस्ती ना की, उसे ज्यादा जबरदस्ती नहीं की कि खड़ा रहे यार, थोड़ी देर बाद ले जाएंगे। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। वहीं खड़ा है, नो मैंस लैंड पर, न पाकिस्तान में न हिंदुस्तान में। वो जो बीच की एक पट्टी होती है जो किसी देश का नहीं होता, बस वो एक धरती का एक टुकड़ा होता है। वो धरती जो कहीं से कटी फटी उस तरह से नहीं है, चाहे कितने भी समंदर हो, कुछ भी हो। वो जो धरती जो एक है समंदरों के साथ, क्योंकि उसके नीचे भी तो धरती है ना, और सारी धरती के ऊपर एक ही आकाश है, चाहे वो समंदर पर हो, चाहे वो जमीन पर हो, चाहे पहाड़ पर हो, चाहे रेगिस्तान में हो। आकाश एक है और धरती भी एक है। तो वो जो नोमेंस, जो बिल्कुल किसी का कि कोई देश नहीं है, देश के जो परे है, किसी भी विघटन, किसी भी टूट के जो परे धरती है, वहां वो खड़ा था। सूरज निकलने से पहले साकितो सामित, यानी कि जो न ज्यादा बोलता है न हिलता डुलता है,
वह विशन सिंह। उसके हलक से एक फलक शिगाफ, गगन भेदी शिगाफ चीख निकली। टोबा टेक से इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और उन्होंने देखा कि वह आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान की जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। कितने टुकड़े कर दिए हमने इस पूरी धरती के, और इधर उधर दौड़ते रहते हैं, भगाते रहते हैं लोगों को। और ये पलायन, ये भगाना जारी है, क्योंकि हम सबको एक अन्य समझते हैं। मुझसे, मेरे परिवार से, मेरी भाषा बोलने वाले से, मेरे धर्म से, मेरे देश जो एक देश है उसमें रहने वाले से, वही मेरा है, जो मेरी तरह का है। और उससे अलग जो भी है वो पराया है। धरती ऐसा नहीं मानती, हम ऐसा मानते हैं। और जो पागल है ना वो नो मैंस लैंड में ही रहते हैं हरदम। उनके लिए सारी धरती टोबा टेक सिंह है। टोबा टेक सिंह। यह कहानी हमारे देश के लोगों को, इस दुनिया के लोग, और ख़ास तौर से हमारे किसान भाइयों को समर्पित है। वो भी अपनी ज़मीन की तलाश में है, बचाने के लिए हैं, अपने अनाज को बचाने के लिए हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता और सब चीज़ों को बचाने के लिए हैं। उन सब लोगों के लिए जो मानवता के लिए काम करते हैं और उनके प्रति ही समर्पित हैं। मानवता में समर्पित सभी लोगों को यह कहानी समर्पित है।